नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर उलझाने वाले हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये खास तौर पर सीए इंटर जनवरी 26 की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है। बिल्कुल। हमारा मिशन है कि इस टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट को कहानियों, प्रैक्टिकल उदाहरणों और सबसे जरूरी परीक्षा के नजरिए से समझा जाए। जी, और इसे हम एक चेकलिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक बातचीत की तरह करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा चैप्टर है जहां नियम सीधे लगते हैं पर असल में हर नियम के पीछे क्यों छुपा होता है। हम सेक्शन 22 की बुनियाद से शुरू करेंगे और जीएवी, डिडक्शंस और टैक्स रिजीम के दिलचस्प मोड़ से होते हुए हर परत खोलेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने पर इनकम इस हेड में टैक्सेबल हो जाती है? इनकम टैक्स एक्ट कहता कब है कि हाँ, ये पैसा हाउस प्रॉपर्टी का है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरी नींव पड़ती है। देखिए, सेक्शन 22 3 फिल्टर लगाता है। अगर इनकम इन तीनों फिल्टर से गुजर जाए तभी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पहला फिल्टर है प्रॉपर्टी में कोई बिल्डिंग या उससे जुड़ी जमीन होनी चाहिए। लैंड अपॉर्टमेंट जिसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक घर हो सकता है, ऑफिस, गोदाम, कुछ भी, लेकिन सिर्फ खाली जमीन से आने वाला किराया इस हेड में नहीं आएगा। अच्छा। वो या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा या अगर जमीन किराए पर देना ही आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी में। ठीक है, तो बिल्डिंग का होना जरूरी है, ये तो सीधा है। लेकिन दूसरी शर्त है कि करदाता मालिक होना चाहिए। सुनने में ये भी आसान लगता है, पर मुझे लगता है कि ओनरशिप शब्द में ही असली पेंच छिपा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरी शर्त है करदाता मतलब असेसी उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। यहाँ मालिक का मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। अच्छा। पर डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है जिस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। हाँ, वो जरूरी है। और एक दिलचस्प एग्जाम सिनारियो बनता है जब मालिकाना हक पर कोर्ट में केस चल रहा हो। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करेगा कि टैक्स कौन देगा। समझ गया, मतलब असल हकदार कौन है ये देखना है। और तीसरा फिल्टर क्या है? तीसरा और आखिरी फिल्टर है कि मालिक उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने ऐसे किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ना कर रहा हो जिसका प्रॉफिट टैक्सेबल है। जैसे कोई डॉक्टर अपने घर में क्लिनिक चलाए। बिल्कुल, या एक सीए अपने घर में ऑफिस चलाता है तो उस हिस्से से कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी। उस हिस्से का खर्चा जैसे डेप्रिसिएशन वो अपने पीजीबीपी हेड में क्लेम करेगा। यहीं पर एक क्लासिक कंफ्यूजन आता है बिल्डरों का। जो घर बेचने के लिए बनाते हैं वो उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। अगर वो घर बिकने तक किराए पर चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ये एक शानदार सवाल है और एमसीक्यू के लिए हॉट टॉपिक है। देखिए, एक बिल्डर जिसका मुख्य काम प्रॉपर्टी बेचना है, अगर वो अपना स्टॉक इन ट्रेड किराए पर देता है तो वो आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। एक मिनट, तो बिल्डर जिसने घर बेचने के लिए बनाया है, अगर वो कुछ समय के लिए किराए पर दे दें तो उसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानेंगे? ये तो बिजनेस के लिए काफी मुश्किल लगता है। लगता तो है, इसीलिए सरकार ने एक राहत दी है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है और जनवरी 26 एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नियम ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन पूरा होने का सर्टिफिकेट मिला है उस साल के अंत से 2 साल तक। 2 साल तक? हाँ, 2 साल तक अगर प्रॉपर्टी किराए पर नहीं उठती है तो उसकी एनुअल वैल्यू निल मानी जाएगी, कोई टैक्स नहीं। और 2 साल के बाद? 2 साल के बाद भी अगर वो अनबिकी रहती है तो उसे डीम्ड लेट आउट मानकर टैक्स लगा दिया जाएगा, भले ही उससे 1 रुपए का किराया ना आया हो। ठीक है, अब एक और प्रैक्टिकल स्थिति पे आते हैं जो अक्सर दिखती है, कॉम्पोजिट रेंट। जब मकान मालिक किराए के साथ साथ मेंटेनेंस, फर्नीचर, इन सब का भी पैसा लेता है, तब क्या होता है? कॉम्पोजिट रेंट का सीधा सा मतलब है बिल्डिंग का किराया प्लस दूसरी सुविधाओं का किराया। इसका टैक्स ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि ये सुविधाएं बिल्डिंग से सेपरेबल हैं या इनसेपरेबल, मतलब अलग की जा सकती हैं या नहीं? जी, अगर एग्रीमेंट ऐसा है कि आप बिना फर्नीचर के वो फ्लैट ले ही नहीं सकते तो ये इनसेपरेबल है। ऐसे में पूरी की पूरी आय पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। अच्छा। लेकिन अगर मकान मालिक कहता है कि खाली घर का किराया 20,000 है और अगर फर्नीचर चाहिए तो 5,000 और लगेंगे तो ये सेपरेबल है। तब क्या होगा? इस केस में 20,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और 5,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और अगर प्रॉपर्टी भारत के बाहर हो तो? यहाँ करदाता का रेजिडेंशियल स्टेटस ही सब कुछ तय करता है।
अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मतलब ROR है तो उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। मतलब दुबई की प्रॉपर्टी से आया किराया भी भारत में टैक्सेबल होगा? हाँ, चाहे वो पैसा भारत लाए या ना लाए। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट या RNOR है तो विदेशी प्रॉपर्टी से आए तभी भारत में टैक्सेबल होगी जब वो भारत में रिसीव हो। ठीक है, तो अब आते हैं असली सिरदर्द पर, कैलकुलेशन। GAV, NAV, ER, ये तो एक अल्फाबेट सूप जैसा लगता है। कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल, और इस सूप का सबसे जरूरी हिस्सा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब GAV। एक बार GAV सही निकल गया तो बाकी सब आसान है। इसका फॉर्मूला है GAV इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट ER और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से जो भी ज्यादा हो। तो फिर ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या भला है? आप इसे प्रॉपर्टी की सरकारी और बाजारी औकात कह सकते हैं। इसे निकालने का एक सेट फॉर्मूला है। म्यूनिसिपल वैल्यू MV और फेयर रेंट FR में से जो भी ज्यादा हो उसे चुनिए। लेकिन इस पर कानून ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जो है स्टैंडर्ड रेंट SR। मतलब ER स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता? कभी नहीं। जैसे जयश्री के केस में एक घर की MV और FR दोनों 65,000 रुपए हैं, तो ज्यादा हुआ 65,000 रुपए। लेकिन अगर उसका स्टैंडर्ड रेंट सिर्फ 58,000 रुपए है तो ER 58,000 रुपए ही माना जाएगा। अच्छा, तो ER एक तरह से बेंचमार्क है। अब चलिए उन अलग-अलग स्थितियों को देखते हैं जहां GAV की गणना में छात्र अक्सर फंसते हैं। सबसे पहले, अगर प्रॉपर्टी कुछ समय खाली रही हो तो वैकेंसी के केस में क्या होगा? ये सबसे जरूरी और ट्रिकी नियम है। इसे वैकेंसी रूल कहते हैं। मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट है 1,20,000 रुपए साल का। आपने प्रॉपर्टी 10,000 रुपए महीने पर चढ़ाई, लेकिन वो 2 महीने खाली रही। तो एक्चुअल रेंट हुआ 1 लाख रुपए। 1,20,000 होना चाहिए। हाँ, लॉजिक तो ये कहता है। लेकिन यहीं इनकम टैक्स एक्ट एक राहत देता है। वो कहता है कि अगर आपका एक्चुअल रेंट AR से कम होने का एकमात्र कारण वैकेंसी है, सिर्फ वैकेंसी? हाँ, सिर्फ वैकेंसी, तो आपका एक्चुअल रेंट ही GAV होगा। हमारे उदाहरण में GAV 1 लाख रुपए ही माना जाएगा, न कि 1,20,000 रुपए। ये तो बहुत बड़ी राहत है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी SOP के बारे में बताइए। SOP का नियम सीधा है। उसकी एनुअल वैल्यू निल होती है। और यहाँ भी एक बड़ा अमेंडमेंट है। पहले आप सिर्फ एक घर को SOP मान सकते थे, अब एक व्यक्ति या HOF 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है। लेकिन अगर किसी के पास 3 घर हैं और वो तीनों में खुद रहता है? तब आता है डीम्ड टू बी लेट आउट, मतलब DLOP का कॉन्सेप्ट। कानून कहता है कि आप अपनी मर्जी से किन्हीं भी 2 घरों को SOP चुन लीजिए, उनकी वैल्यू निल हो जाएगी। और तीसरा घर? GAV से NAV तक का सफर कैसे पूरा होता है? बहुत आसान। GAV में से आप वो म्यूनिसिपल टैक्स घटा दीजिए जो मालिक ने उस साल चुकाया है। जो बचेगा वो है नेट एनुअल वैल्यू, NAV। बस एक शर्त है, टैक्स मालिक ने चुकाया हो। अगर किराएदार ने चुकाया तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी? तो NAV आ गया। अब क्या हमें रिपेयर, इंश्योरेंस, सोसाइटी चार्जेस जैसे खर्चों की कटौती मिलती है? नहीं। यहीं पर सेक्शन 24 आता है, जो सिर्फ 2 तरह की कटौतियों की इजाजत देता है। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो NAV का फ्लैट 30% है। बिना किसी प्रूफ के? बिना किसी प्रूफ के। चाहे आपने 1 रुपया भी खर्च ना किया हो, आपको 30% की कटौती मिलेगी। और दूसरी कटौती, मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, होम लोन का ब्याज। बिल्कुल। दूसरी कटौती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसमें एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसकी कुल रकम को 5 बराबर सालाना किश्तों में क्लेम किया जा सकता है। लेकिन असली कंफ्यूजन तो लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के नियमों में होता है, खासकर नई और पुरानी टैक्स रिजीम के आने के बाद। एकदम सही। और यहीं पर एक CA छात्र को अपनी वैल्यू दिखानी होती है। लेट आउट या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए नियम बहुत सरल है। जितना भी ब्याज आपने चुकाया है, पूरे की कटौती मिलेगी, कोई ऊपरी सीमा नहीं। और ये दोनों रिजीम में? जी, डिफॉल्ट नई और ऑप्शनल पुरानी, दोनों में। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी SOP के लिए यही सारा खेल बदल जाता है। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC में है तो SOP पर ब्याज की कोई कटौती नहीं मिलेगी, 0। कोई कटौती नहीं? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और MCQ के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल पुरानी टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको कटौती मिलती है, लेकिन सीमाओं के साथ। क्या सीमाएं हैं?
घर खरीदने या बनाने के लिए लोन पर अधिकतम 2 लाख रुपए और मरम्मत के लिए अधिकतम 30,000 रुपए। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी का बड़ा होम लोन है तो उसके लिए पुरानी रिजीम ही बेहतर है। लगभग हमेशा, क्योंकि पुरानी रिजीम में आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी जैसी दूसरी इनकम से 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट रिजीम में ये इजाजत भी नहीं है। ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। चलिए कुछ और खास स्थितियों पर बात करते हैं। मान लीजिए पिछले साल का बकाया किराया या जो किराया डूब गया था वो इस साल मिल जाए तो। इसके लिए सेक्शन 25A है। नियम बहुत साफ है, ये जिस साल मिलेगा उसी साल टैक्सेबल होगा, भले ही आप उस साल मालिक ना हो। जी। अगर आप प्रॉपर्टी बेच भी चुके हैं तब भी ये आपकी ही इनकम मानी जाएगी और मिली हुई रकम पर आपको फ्लैट 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। और अगर प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक हों, जैसे 2 भाइयों ने मिलकर एक घर खरीदा हो, वो सेक्शन 27 को ओन्ड प्रॉपर्टी में आता है। पहले पूरी प्रॉपर्टी की इनकम एक यूनिट मानकर निकाली जाती है और फिर उसे मालिकों में उनके हिस्से के हिसाब से बांट दिया जाता है। ठीक है। अब आखिरी मुश्किल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, डीम्ड ओनरशिप। ये क्या है? सेक्शन 27 एक तरह का एंटी टैक्स अवॉइडेंस नियम है। ये उन स्थितियों को पकड़ता है जहां लोग टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर कर देते हैं, पर असल में फायदा खुद उठाते हैं। जैसे कि वो केस जहां कोई अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे। बिल्कुल। सेक्शन 27 कहता है कि अगर आपने अपने जीवन साथी या नाबालिग बच्चे को बिना पर्याप्त मूल्य के प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो कानूनी तौर पर मालिक वो होंगे, पर इनकम टैक्स के लिए मालिक आप ही माने जाएंगे। मतलब किराया आपकी ही इनकम है, जोड़ा जाएगा। जी। इसी तरह अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं और आपको बिल्डिंग अलॉट हुई है तो आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा। ये सभी एमसीक्यू के लिए बेहतरीन सवाल बनते हैं। तो आज हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लगभग हर जरूरी पहलू को छू लिया है। मुख्य बातें जो याद रखनी है वो हैं चार्ज करने की 3 शर्तें, जीएवी की गणना का वो फॉर्मूला, वैकेंसी का खास नियम, और सबसे जरूरी डिफॉल्ट और ऑप्शनल रिजीम में एसओपी पर ब्याज कटौती का जमीन आसमान का अंतर। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ जो इन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ता है। यादें हमने बिल्डर की बात की थी जिसे 2 साल की छूट मिलती है। हाँ। सोचिए, अगर वो बिल्डर अपनी अनबिकी प्रॉपर्टी को 2 साल के बाद किराए पर देने के बजाय उसे अपने ही ऑफिस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो टैक्स के लिहाज से क्या होगा? क्या वो तब भी डीम्ड लेट आउट मानी जाएगी या सेक्शन 22 का वो एक्सेप्शन लागू हो जाएगा कि मालिक अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। इस पर विचार करें। इसका जवाब आपको इस चैप्टर की आत्मा तक ले जाएगा। इसी दिलचस्प सवाल के साथ द डीप डाइव की आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।